Hello everyone, welcome to your YouTube channel Exam Warriors. In today's class, we are going to learn about the fundamental duties. आज की क्लास में हम लोग जो है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं, इनका क्या यूज हमारी लाइफ के अंदर, और इसके अंदर कौन सी कमेटी जो है वो बनाई गई थी बाद में, जिसने हमें क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए थे, और इसके बाद में हम लास्ट के अंदर इस चैप्टर की शॉर्ट समरी भी तैयार करेंगे जिससे कि एग्जाम के अंदर हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, हम लोगों ने फंडामेंटल राइट पूरा कंप्लीट कर लिया, हम लोगों ने डीपीएस भी सारा का सारा कंप्लीट कर लिया, और आज हम लोग हमारा फंडामेंटल ड्यूटी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। अगर कोई भी डाउट हो तो मैंने वो बता रखा है कि टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपके सारे के सारे डाउट सोल्व कर दिए जाएंगे। चलिए चलते हैं आज की क्लास के अंदर। तो सबसे पहले हमारे सामने एक सवाल आता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, या फिर व्हाट आर फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसका सिंपल सा एक आंसर हमें लिखना है, बहुत ही सिंपल है कि ये सिर्फ एक रिमाइंडर है। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, एक सिर्फ रिमाइंडर है। रिमाइंडर किसको है, सिटीजन्स को। किसके लिए है, उनकी ड्यूटीज के लिए। किसकी तरफ है, टुवर्ड्स फंडामेंटल राइट। आगे बात समझ में। तो हमसे अगर कोई पूछता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, व्हाट आर फंडामेंटल ड्यूटीज, तो हमें सिंपल सा आंसर देना है कि ये सिर्फ एक रिमाइंडर है टू दी सिटीजन्स, सिटीजन्स को अबाउट देयर ड्यूटीज, उनकी ड्यूटीज किसकी तरफ, टुवर्ड्स फंडामेंटल राइट। ये होती है फंडामेंटल ड्यूटीज। मैंने आपको सिंपल सी भाषा में समझा दिया है। देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है स्टार्टिंग में नहीं थी, इसको बाद में ऐड किया गया था। अब इसको ऐड क्यों किया गया था वो मैं आपको उसके पीछे का जो है वो स्टोरी बताता हूँ। देखो क्या हुआ था, 1975 के अंदर इंडिया में क्या हुआ था, इंटरनल इमरजेंसी लग चुकी थी। ठीक है, क्या लग चुकी थी, इंटरनल इमरजेंसी। जब हम लोग इमरजेंसी का चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको उसमें बताऊंगा कि कितने टाइप की इमरजेंसी होती है और कौन कौन सी इमरजेंसी भारत में अभी तक लगी है। लेकिन आज हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ रहे हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज में मैं आपको सिंपल सा एक चीज बताता हूँ। आपको ये याद रखना है कि 1975 के अंदर भारत के अंदर इंटरनल इमरजेंसी लग चुकी थी, और गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं सारे के सारे सस्पेंड कर दिए थे। अब लोगों के पास क्या था, जो भी पीपल जो थे उनके पास किसी के पास भी फंडामेंटल राइट नहीं थे। तो लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट से डिमांड किया कि भैया हमें हमारा फंडामेंटल राइट दिए जाएं, हमें हमारे मौलिक अधिकार दिए जाएं, वी वांट आवर फंडामेंटल राइट्स। ये लोगों ने बोलना चालू कर दिया। आपको मैं आज एक चीज बता देता हूं कि जो सरकार जो होती है, जो गवर्नमेंट होती है, उसके पास हर चीज का सॉल्यूशन है। अगर वो कोई चीज खत्म कर रही है, उसको सस्पेंड कर रही है, उसको रिमूव कर रही है, और हम चाहे कितना भी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर लें, अगर गवर्नमेंट को बात नहीं मानी तो गवर्नमेंट के पास 1000 तरीके होते हैं अपनी बात मनाने के। तो सेम केस 1975 में हुआ था, देश में इंटरनल इमरजेंसी लगी थी, गवर्नमेंट ने सारे के सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए थे, लोगों ने प्रोटेस्ट चालू कर दिया और मांग करी कि हमें हमारे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार दिए जाएं। तब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक तरीका निकाला कि क्यों ना लोग फंडामेंटल राइट की मांग करें, तो हम इनको क्या करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज दे देते हैं, जिससे कि एक बार लोग जो है शांत हो जाएंगे और इतने में हमारा काम हो जाएगा। वो काम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो क्या काम था, हमें बस याद रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज के पीछे किस तरीके से एक जो स्टोरी बनी थी वो हमें याद रखना है। तब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बनाया, क्या बनाया, गवर्नमेंट फॉर्म्ड स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी जो है गवर्नमेंट ने बनाई थी। गवर्नमेंट ने स्वर्ण सिंह कमेटी बना दी थी। इस कमेटी का काम था कि हमें एक फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आप बना के रिकमेंड कीजिए और हम उसको पास कर देंगे। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने क्या है, टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज बनाई थी, टोटल 8 फंडामेंटल ड्यूटीज बनाई थी। लेकिन 8 फंडामेंटल ड्यूटीज बना के इन्होंने गवर्नमेंट को रिकमेंड कर दिया था। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, हमें कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज दी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज दी। ये फंडामेंटल ड्यूटीज गवर्नमेंट ने कैसे ऐड करी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट ने इसको कैसे ऐड किया था, कौन सा अमेंडमेंट किया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। और कौन से आर्टिकल में इसको जोड़ा गया था, आर्टिकल 51 एक्ट के अंदर इसको जोड़ा गया था।
आगे बात समझ में कोई दिक्कत यहाँ तक तो मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल 51 के अंदर जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को गवर्नमेंट ने ऐड कर लिया था। कौन से अमेंडमेंट से किया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इसको ऐड किया गया था। स्वर्ण सिंह कमेटी ने हमें 8 फंडामेंटल ड्यूटीज दी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज दी थी। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ये कहा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये क्या है? नॉन जस्टिसिएबल है। क्या है? नॉन जस्टिसिएबल है, ये गवर्नमेंट ने कह दिया था। तो हमारे सामने इस पूरी स्लाइड के अंदर 4 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो कि हमें याद रखने हैं। जो भी बच्चे यूपीएससी, एसएससी या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 4-5 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। पहला सवाल ये कि कौन सी कमेटी बनाई थी फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए? तो स्वर्ण सिंह कमेटी होगी। कमेटी ने कितने रिकमेंडेशंस दिए थे? 8, लेकिन गवर्नमेंट ने कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज दी? हमें 10 दी। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिसिएबल है या फिर नॉन जस्टिसिएबल है? हमें याद रखना नॉन जस्टिसिएबल है। कौन सा अमेंडमेंट किया गया था? वो हमें याद रखना है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। कौन से आर्टिकल में ऐड किया गया था? वो हमें याद रखना है। आगे बात में फंडामेंटल ड्यूटीज की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है। तो ये जो सारा था ये मैंने आपको बता दिया है। दूसरा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूँ कि फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कंसेप्ट है, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कंसेप्ट है ये आपको वेस्टर्न जो डेमोक्रेसी जो कंट्रीज हैं वहां पे आपको देखने को नहीं मिलता है। ये कहाँ आपको देखने को मिलता है? कौन कौन सी कंट्रीज में देखने को मिलता है या फिर कौन सी विचारधारा की कंट्री को देखने को मिलता है? जहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, जहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है या फिर सोशलिस्ट है, वहां पे हमें जो है फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कंसेप्ट है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये साबित करता है कि हमारा कुछ जो हमारा जो इंक्लाइन था वो कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट प्रिंसिपल की तरफ भी था, वेस्टर्न डेमोक्रेसी की तरफ भी है, और कुछ थोड़ा बहुत हमारा इंक्लाइन वहां भी है। आगे बात समझे। एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो बनता है, ये शायद आप लोग जो है इसको इजीली आंसर दे देंगे, क्या हम फंडामेंटल ड्यूटीज को अमेंड कर सकते हैं? क्या फंडामेंटल ड्यूटीज को हम अमेंड कर सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ जी, हम बिल्कुल कर सकते हैं। सीधा सा आंसर देना यस वी कैन डू इट। हम लोग कर सकते हैं, हम मतलब गवर्नमेंट कर सकती है। कैसे कर सकती है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की मदद से इसको कर सकती है। देखो, स्टार्टिंग में हमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज मिली थी और 2002 के अंदर टोटल हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी, वो थी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 की मदद से। तो ये जो है पहले हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास 10 थी और आज प्रेजेंट के टाइम हमारे पास 11 है। तो क्या फंडामेंटल ड्यूटीज को अमेंड किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। ये आगे भी बढ़ सकती हैं, 12 भी हो सकती है, 13 भी हो सकती है, 14 भी हो सकती है। ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कब कौन सी देना चाहती है। अब मैं आपको सारी की सारी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताता हूँ कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या है। देखिए, ये सारी की सारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे पास आज के टाइम मौजूद है। चलिए वो सारे का सारा हम पढ़ लेते हैं। सबसे फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पढ़ते हैं। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। इसका कहने का मतलब है कि हम लोगों को रेस्पेक्ट करना है। किसको करना? हमारे आइडियल्स को, हमारे इंस्टीट्यूशंस को, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी बी क्या कहती है? टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। मतलब कि जितने भी हमारे जो आइडियाज हैं, जितने भी हमारे जो लोगों ने अपने जो आज़ादी के लिए अपना संघर्ष, अपना बलिदान इस देश को दिया, उन सबको हमें फॉलो करना चाहिए, उनको चेरिश करना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटी सी क्या कहती है? टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट, मतलब अपहोल्ड करें साथ ही साथ प्रोटेक्ट करें। किसको करें? सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी सी हमें कहती है। फंडामेंटल ड्यूटी डी हमें क्या कहती है? टू डिफाइन द कंट्री, टू डिफेंड द कंट्री एंड नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। मतलब कि हमें क्या करना है? हमारी कंट्री को डिफेंड करना है, और जब नेशनल सर्विस की जब बात आए तो हमें उससे मान लीजिए कि कोई हमला हो जाता है, हमारी सेना कम पड़ जाती है और हमें बुलाया जाता है कि चलिए अब आम नागरिक भी युद्ध के अंदर आएगा, तो हमें उसके अंदर बिल्कुल बिना सोचे हमें उसके अंदर चले जाना है। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हमें ये बताती हैं। वैसे तो हमें कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारत की सेना बहुत बड़ी सेना है और ऐसा मौका नहीं है क्योंकि भारत की सेना के अंदर कमी हो जाएगी, आम आदमी को वहां पर लड़ने के लिए जाना पड़ेगा। ऐसा मौका कभी नहीं आने वाला है। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में हो गया। इसमें फिर फंडामेंटल ड्यूटी
फिफ्थ क्या कहती है, टू प्रमोट हार्मोनी। इसका मतलब ये है कि हमें हमारा भाईचारा जो आपस में बनाए रखना है, साथ ही साथ हमें वुमेन्स का सम्मान करना है, हमें वुमेन्स का सम्मान करना है, उनकी डिग्निटी को मेंटेन रखना है। फंडामेंटल ड्यूटी एफ क्या कहती है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिशन कल्चर। मतलब जो हमारा कल्चर है उसकी हमें वैल्यू करनी है, हमको प्रिजर्व करना है, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी कहती है हमें। फंडामेंटल ड्यूटी, नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी क्या हमें कहती है, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। मतलब कि हमें हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करना है, साथ साथ उसको इंप्रूव भी करना है, इंक्लूडिंग किस किस को, फॉरेस्ट को, लेक्स को, रिवर्स को, वाइल्ड लाइफ को, इन सब को हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट भी करना है, साथ साथ इनको इंप्रूव भी करना है। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी हमें क्या कहती है, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर। हमें डेवलप करना है साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स। हमें ये भी सब कुछ करना है। साथ ही साथ हमें क्या करना है, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। हमें हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड भी करना है, ठीक है। लास्ट वाला जो इसमें जो है नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी हमें क्या कहता है, नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी हमें कहता है कि जो टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड collective activity so that the national constituency rise to higher level of endeavor and achievement। मतलब कि इसको इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि हमें हमारा बेस्ट देना है, हमें हमारा बेस्ट देना है। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अब आप उस काम में अपना बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपको किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं मिल रहा, आपको कोई भी अवार्ड नहीं दिया जा रहा, कोई मेडल नहीं दिया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, बस अपना जाएंगे, काम करेंगे, वापस आ जाएंगे। तो हमें इस चीज को मेंटेन करना है, मतलब गवर्नमेंट को क्या करना है कि जो लोग सरकार के अंदर काम कर रहे हैं उनको और अच्छा उनको काम करने को मिले, तो सरकार क्या करे, उनको मेडल्स दे, उनको अवार्ड्स दे, उनको अचीवमेंट्स दे। ये जो काम है सरकार का है, लेकिन हमें उसके लिए क्या करना है, हमारा बेस्ट जो है हमारा पार्ट हमें देना पड़ेगा। लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये हमारी ऐड की गई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 की मदद से। मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज को हम अमेंड कर सकते हैं, तो ये जो थी ये अमेंड करके जो है ऐड की गई थी 11th। इसमें क्या लिखा है, हु इज ए पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड एज द केस में बी वोट बिटवीन द एज ऑफ 16 to 14। मतलब कि या तो आप पेरेंट्स हो या आप गार्डियन हो, आपको अपने बच्चों को एजुकेशन कंपलसरी देनी है। कौन सी एज के बीच में, 6 से लेके 14 ईयर्स के बीच की एज के अंदर ये कंपलसरी है, ये आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है। मैंने आपको डीपीएसपी जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो पहले राइट टू एजुकेशन जो था ये हमें बाद में मिला था फंडामेंटल राइट की मदद से। पहले ये क्या था, हमारा डीपीएसपी था जिसमें लिखा हुआ था कि एजुकेशन जो है हर बच्चे को प्रोवाइड करनी है। जिस भी बच्चे को वो चीज समझ में नहीं आ रही है, जैसे अभी मैंने जो बताया है, तो आप जो है डीपीएसपी की जो मेरी जो वीडियो है उसको आप देख लीजिए, वहां आपको सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत कोई डाउट मेरे हिसाब से यहाँ तक नहीं होना चाहिए आपको। अगर है तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है और आपकी प्रॉब्लम वहां सोल्व कर दी जाएगी। तो मैंने आपको सारी की सारी फंडामेंटल ड्यूटीज जो उसके बारे में बता दिया है, इनका क्या रोल है वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद क्या हुआ था 1997 के अंदर, 1997 के अंदर एक कमेटी बनाई गई थी। कौन सी कमेटी थी, जस्टिस वर्मा कमेटी। जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई गई थी और उनको बोला गया था कि आप रिकमेंडेशन दीजिए कि हम क्या क्या सुधार करें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर, या फिर क्या क्या हम उनमें ऐड करें। तो जस्टिस वर्मा कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए थे, उन्होंने 3 रिकमेंडेशन दिए थे। एक रिकमेंडेशन दिया था टैक्स के ऊपर, एक रिकमेंडेशन दिया था उन्होंने वोट के ऊपर, और एक लास्ट उन्होंने दिया था हेल्थ के ऊपर, कि हमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर ये 3 चीजें जो है और ऐड करनी चाहिए। ये इन्होंने रिकमेंडेशंस दिए थे। अभी तक सरकार ने इसके ऊपर कोई फैसला नहीं किया है। हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1997 के अंदर कौन सी कमेटी बनाई गई थी, तो हमें सिंपल से बताना जस्टिस वर्मा कमेटी। फिर कभी उसमें कभी क्या होता है कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं, ऑप्शन दे देते हैं कि भाई जस्टिस वर्मा कमेटी ने कौन कौन सी रिकमेंडेशन दी थी, किस किस के बेसिस पे रिकमेंडेशन दी थी। तो उसमें वो टैक्स, वोट और हेल्प करके 3 ऑप्शन जहाँ पे आपको दिखेंगे उसको बिल्कुल टिक कर देना है बिना डरे। तो ये जस्टिस वर्मा कमेटी के बारे में हो गया। तो अब मैं आपको इसकी एक समरी बताता हूँ कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इसमें
क्या जरूरत पड़ गई फंडामेंटल ड्यूटीज? हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ते रहते हैं, हम उनको स्टडी करते हैं, एग्जाम में दे के आते हैं, हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज का असली रोल क्या था? देखो फंडामेंटल ड्यूटीज की मैं आपको पूरी की पूरी समरी आपको मैं बता देता हूँ कि इसकी समरी ये है। नंबर 1, ये एक पॉलिटिकल थिंग थी, मतलब कि पॉलिटिकल स्टेप था गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया, कि जब इंटरनल इमरजेंसी लगी थी, फंडामेंटल राइट्स लोगों के पास थे नहीं, लोग हो हल्ला कर रहे थे, तो उनको शांत करने के लिए ये एक पॉलिटिकल स्टेप जो है गवर्नमेंट ने लिया था। नंबर 2, ये जस्ट क्या है, रिमाइंडर्स हैं। क्या है? रिमाइंडर्स हैं। ये जस्ट क्या है, रिमाइंडर है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम जो फंडामेंटल ड्यूटीज ने ये किया था कि इन्होंने हमारी डेमोक्रेसी को जो है स्ट्रेंथन किया था, हमारी डेमोक्रेसी को जो है स्ट्रॉन्ग बनाया था। ये हो गई इसकी समरी। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को लक्ष्मीकांत करके बुक आती है जिसको ब्रह्मास्त्र बोलता है पॉलिटी का, उसको आपको एक बार देख लेना है। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको अपने हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेना है और इसके अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेने हैं। जो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं उनको आप एक अलग से पेज में लिख लेना है, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे तो आपको बिल्कुल आसानी से आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, साथ में आपको थ्योरी मिल जाएगी और आप आराम से इजीली सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। कल की क्लास में हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, इससे पहले वाले जो जितने भी चैप्टर्स उनमें कोई डाउट है, या आज की क्लास में डाउट है, या फिर आपको अलग से कोई डाउट आ रहा है, तो आप जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एग्जाम वॉरियर के नाम से, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ये उसका लोगो है। या फिर आप मैंने नीचे मेरी मेल आईडी भी प्रोवाइड करे कि आप मेरे से वहां भी पूछ सकते हैं। कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं। मैं वीडियो आपको जो है कल की क्लास की अराउंड 8 PM तक मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।